हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। साथ ही साथ हमारे दोस्तों पर आप बिहार जो करंट अफेयर्स है उसका मैं दोस्तों टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के सभी करंट अफेयर्स आते हैं। जैसे मैंने पुरस्कार का और चर्चित व्यक्ति और नियुक्तियों का मैंने करंट अफेयर्स डाल दिया है, तो आप देखिए दोस्तों, बहुत ही बेनिफिशियल है। 17 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और बिहार से हर रिलेटेड खबर, चूंकि 6 अखबारों का निचोड़ आपको मिलता है, तो हर चीज मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आता हूं। 3 टेस्ट सीरीज मैंने डाल दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट में है, उसका डिस्कशन भी मैं कराता हूं चैनल पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। अगर आप 17 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िए हमारे चैनल से। पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और आज हम 25 से 28 अक्टूबर 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस छात्र ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? देखिए दोस्तों, ये प्रख्यात प्रतीक है। प्रख्यात प्रतीक ने भूकंप से बचने के लिए एक मॉडल बनाया है। तो कौन है दोस्तों यह? बिहार में भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 को अवार्ड जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। प्रख्यात प्रतीक को नई दिल्ली में आयोजित भारत मंडपम कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के भारत प्रमुख ने अवार्ड दिया है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है। प्रख्यात प्रतीक ने भूकंप से बचने के लिए मॉडल बनाया है। तो बिहार के प्रख्यात प्रतीक को भूकंप से बचने के जो बनाए हुए मॉडल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार इन्होंने जीता है। इनका नाम ध्यान रखिए, ये बिहार के भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छता में नवाचार के मामले में बिहार का पटना शहर पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, स्वच्छता में नवाचार यानी कूड़ों को सफाई करना, कूड़ों के जो भी पॉइंट है उसको साफ करने और हर स्थिति से स्वच्छता बनाए रखने के मामले में बिहार का पटना शहर 15 शहरों के में पूरे देश के 15 शहरों में 9वें स्थान पर आया है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, देश भर के 15 शहरों में पटना को 9वां स्थान मिला है। यह पेपर कटिंग है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन की टीम नगर निगम के नवाचार पर शोध भी करेगी। ठीक है दोस्तों, देश भर में नवाचार के लिए चयनित शहरों को देख लीजिए। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र नवी मुंबई, गुजरात का सूरत शहर, छत्तीसगढ़ का पाटन शहर, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, महाराष्ट्र का लोनावाला, महाराष्ट्र का सासवड़, छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज, मध्य प्रदेश का बूंदी और बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शामिल है। तो देख लीजिए, इसमें बिहार के पटना को 9वां स्थान मिला है स्वच्छता में नवाचार के मामले में। कहने नवाचार का मतलब है स्वच्छता को हटाने के लिए नई नई स्कीम, नई नई योजनाएं लाना। ठीक है दोस्तों, लोगों को जागरूक करना स्वच्छता के लिए। बिहार पर्यटन विभाग बिहार के कितने जिलों में स्थित जंगल तथा पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से औषधि बनाने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, बिहार पर्यटन विभाग ने बिहार के 11 जिलों में जो जंगल है तथा पहाड़ है, वहां पर जो जड़ी बूटियां मिलेगी उनसे औषधि बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाने वाली उपयोगी जड़ी बूटियों की बिक्री की जाएगी। इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। सूबे के 11 जिलों के जंगल पहाड़ों पर 52 तरह की जड़ी बूटियों की भरमार है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इनका शोधन कर 250 से अधिक उत्पाद बनाने की योजना है। इस योजना से 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। तो ये अच्छी एक योजना है। नालंदा नवादा के 117 समेत 11 जिलों के 800 से अधिक गांव चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में सुधा बूथ व ग्रामोद्योग की दुकानों में काउंटर खोला जाएगा। राजगीर की जड़ी बूटियां वर्षों से प्रसिद्ध है। नालंदा, नवादा, गया, रोहतास, जमुई, वाल्मीकिनगर, औरंगाबाद, कैमूर, बांका, मुंगेर और बेतिया के जंगलों पहाड़ों पर पाए जाने वाले औषधीय पौधों का सर्वे कराया गया है। अब इनसे रोग उपचार वाले उत्पाद बनाकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी की जाएगी। डॉक्टर प्रेम कुमार, जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बिहार के हैं।
बिहार के किस जिले के हाल ही में दोस्तों पोषण माह रिपोर्ट पेश किया गया है? आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पेश होता है। इसमें बिहार का जो अररिया जिला है दोस्तों, वो सबसे अधिक वहां पर लड़के जो है बौनेपन का शिकार हैं। ठीक है दोस्तों, 0 से 6 साल के बच्चों में देखा गया यह बौनेपन का शिकार। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुए पोषण माह रिपोर्ट में बिहार के 41% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। ये 0 से 6 माह के बच्चों में यह देखा गया है। बिहार में सबसे अधिक बौनेपन का शिकार अररिया के बच्चे मिले हैं और सबसे कम जो बौनापन है वो अरवल में देखा गया है। तो सबसे अधिक बौनेपन का शिकार अररिया के बच्चे मिले और सबसे कम बौनापन अरवल में देखा गया है। बौनेपन का असली दोस्तों कारण कुपोषण भी है। तो बिहार के देख लीजिए दोस्तों, 41% बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है उसमें 41% बच्चे बिहार के बौनेपन का शिकार हैं। बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा के खोज के लिए किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो उसका मसाल नाम है दोस्तों। बिहार सरकार ने बिहार से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्यादा से ज्यादा पदक जीत कर लिया है। इसकी तैयारी कर रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार स्कूलों में खेलों की प्रतिभा खोजने के लिए मसाल नामक आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान के लिए मसाल खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। खेल विभाग व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम करेंगे। इसके तहत 25 से 27 नवंबर तक विद्यालय स्तर पर मसाल खेल प्रतिभा, जबकि 1 से 6 दिसंबर तक प्रखंड तथा 9 से 12 दिसंबर तक जिला स्तर पर मसाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वही 16 से 20 दिसंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी प्रस्तावित की गई है। मसाल खेल प्रतियोगिता में कुल 5 खेल विधाएं शामिल की गई हैं, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और साइकिलिंग शामिल है। प्रेरणा योजना के तहत चुने गए छात्रों को सालाना 3 लाख की छात्रवृत्ति भी, खेल छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 40,000 विद्यालयों के 60 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। तो इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है बिहार सरकार का। इससे बिहार में खेल पहले था दोस्तों, बिहार में कहावत था, खेलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे अच्छा, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो ये अब ये चरितार्थ नहीं होगा दोस्तों। जो खेलेगा कूदेगा उसके लिए भी सरकार योजनाएं बना रही हैं। उस सरकार जो बिहार सरकार है दोस्तों, खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को डायरेक्ट सरकारी नौकरी दे रही है। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपका मन खेल में लगता है तो जरूर उसको अपनी प्रतिभा के रूप में उभारिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 अक्टूबर 2024 को विश्व शांति स्तूप के स्थापना के 55वें वर्षगांठ को संबोधित कर रहे थे। विश्व शांति स्तूप की स्थापना 1969 में बिहार में कहां हुई? तो दोस्तों, यह राजगीर, नालंदा के राजगीर में की गई। आप फोटो में देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार यानी दोस्तों कितने तारीख हो गया आप ही बताइए, यानी 26 अक्टूबर 2024 को 25 अक्टूबर 2024 को नालंदा जिला के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण वर्ष 1969 में जापान के फ्यूजी गुरुजी ने कराया था तथा इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का राजगीर से काफी पुराना संबंध है। वे वेणुवन में रहा करते थे और फिर यहां से गया चले गए थे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमने राजगीर में भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों का विकास कराया है। वेणुवन जहां बुद्ध रहते थे, घोड़ा कटोरा में पानी के बीच में भगवान बुद्ध की 50 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क एवं बुद्ध स्तूप का निर्माण भी कराया गया है। राजगीर के पहाड़, जिन्हें पंच पहाड़ी कहते हैं, करोड़ों वर्ष पुराने हैं। पहले यहाँ पेड़ पौधे कम थे, अब हरियाली काफी बड़ी है। जहां जू सफारी, नेचर सफारी एवं ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया है। पिछले साल वर्ष 2023 में 3 सालों में लगने वाला मलमास मेले में भी सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी और 3 करोड़ से अधिक लोग उस मेले में आए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर राजगीर में शुक्रवार को जो विश्व शांति स्तूप के वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं भिक्षु टी ओकोनोगी। साथ में जल संसाधन विजय कुमार चौधरी व विधान पार्षद रीना देवी भी मौजूद रहे। तो इस उद्घाटन समारोह में जो वर्षगांठ समारोह में इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधन किया और बहुत सारी बातें बताई हैं। सीतामढ़ी पुनौरा धाम से अयोध्या धाम तक कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दोस्तों दे दी है? तो 256 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। 4,553 करोड़ की लागत आएगी।
अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। ठीक है, एक तो दोस्तों आप मुजफ्फरपुर से जो नरकटियागंज जाएगा और नरकटियागंज से जो दरभंगा आएगा सीतामढ़ी होते हुए, तो इस लाइन पर दोस्तों 4,553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 रेल खंडों का होगा, कौन कौन सा देख लीजिए। नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा, नरकटियागंज से जो सीतामढ़ी दरभंगा आएगा, और दूसरा और सीतामढ़ी जो मुजफ्फरपुर लाइन है, इन दोनों का भी दोहरीकरण होगा। तो इससे बहुत फायदा होगा दोस्तों, लोगों को समय कम लगेगा, दोहरीकरण होने से रेल रुकेगी नहीं, ज्यादा चलेगी। प्रमुख तथ्य 8 जिलों के 388 गांवों की 9 लाख की आबादी को फायदा होगा। 6.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन घट जाएगा। 87 लाख मानव कार्य दिवस सृजित होंगे। 4 सालों में पूरी होगी कार्य परियोजनाएं। नेपाल पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क बढ़ जाएगा। अयोध्या से मां सीता का जन्म स्थल सीतामढ़ी तक रेल संपर्क। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पीएम मोदी से अपील की थी कि माता सीता के पुनौरा धाम को अयोध्या धाम से जोड़ दिया जाए। काठमांडू, जनकपुर और लुम्बिनी तक पहुंच आसान हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसको रेलवे ने मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। तो 8 जिले में ये परियोजनाओं को मंजूरी दी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,798 करोड़ रुपए है। 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करने वाले 2 प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 313 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को आज मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि 4,553 करोड़ की लागत से 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को फायदा होगा। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट ने लीडरशिप समिट 2024 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। यह 2 दिवसीय कारपोरेट एकेडमिक कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं को संवारना थीम पर केंद्रित था। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है, जिसे राज्य सचिव एंटनी जे ब्लिंकन ने प्रस्तुत किया। यह पुरस्कार 6 नागरिक समाज के नेताओं को उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और नस्लीय इक्विटी, न्याय और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित करता है। उर्मिला चौधरी एक उन्मूलनवादी और श्रमिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें 17 साल की उम्र में बाल दास्ता से बचाया गया था। उन्होंने मुक्त कमलारी विकास मंच की सह स्थापना की और पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए 42 सहकारी समितियों की स्थापना भी की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस संजीव खन्ना को। केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनवीडिया के साथ। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया के साथ एक समझौता किया है। इसकी घोषणा मुंबई में एनवीडिया एआई समिट 2024 के दौरान की गई है। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो स्वीडन में। दोस्तों, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर मल्होत्रा 1992 बैच के एक प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडिश कोरोना स्टॉकहोम की मुद्रा है।
स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टाइक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया? तो असम को। एशियाई विकास बैंक ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टाइक सुविधा के विकास के लिए 434 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना साल 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उमानंद मंदिर, मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम राज्य संग्रहालय, गुवाहाटी तारामंडल, नवग्रह मंदिर, नेहरू पार्क आदि यहाँ के असम के प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा असम में माजुली द्वीप भी है। माजुली द्वीप, शिव सागर, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ आदि फेमस स्थल हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। असम दोस्तों अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम रेशम के लिए भी जाना जाता है। असम में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना भी है। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। इसका मरीन फेज 28-29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। किस कंपनी ने 25 अक्टूबर को लद्दाख के चुशुल में सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? तो एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने 25 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के चुशुल में सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। इस कदम से ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए लद्दाख में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस अनूठी परियोजना का आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य लद्दाख जैसे महत्वपूर्ण इलाके में तैनात भारतीय सैनिकों को सहायता प्रदान करना है। एनटीपीसी ने हाल ही में लेह में हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया है ताकि लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य और कार्बन तटस्थता हासिल की जा सके। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने सोलर में हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड सिस्टम को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में किया जाता है, जिससे पूरे 24 घंटे 200 किलोवाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह इन स्थानों पर मौजूदा डीजल जनरेटर की जगह लेगा। यह ज्यादा सर्दियों में भी बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा। आगामी 25 वर्षों तक एनटीपीसी इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेगा। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के अनिल चौहान हैं। 25 अक्टूबर को भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान ने संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों रानी रामपाल ने। लगातार 2 विश्व कप में कप्तानी करने वाली यह कप्तान है। 25 अक्टूबर 2024 को भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर इसका ऐलान किया। रानी रामपाल हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद की रहने वाली हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा है। रानी रामपाल ने इंटरनेशनल स्तर पर 200 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। रानी की अगुवाई में भारतीय टीम ने एशियन गेम्स और एशिया कप में मेडल जीते। उनकी कप्तानी में ही भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में 4थे नंबर पर रही। भारत निर्वाचन आयोग ने 25 अक्टूबर 2024 को इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन पर किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। भारत निर्वाचन आयोग ने 25 अक्टूबर को इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन पर उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है। यह समझौता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वहां गए हैं। वो उज्बेकिस्तान के निर्वाचन निकाय के अध्यक्ष जैनुद्दीन निजाम खोदजाएव के निमंत्रण पर ताशकंद पहुंचे हैं। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट 2024 में कितने पार्टनर देश जुड़े हैं? तो 13 देश जुड़े हैं दोस्तों। 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान 13 पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश है। इससे पहले पिछले साल ब्रिक्स में 5 नए देशों की एंट्री हुई, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया शामिल हैं। इनके आने के बाद अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। हालांकि उसने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने ब्राजील, रूस और भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके नाम बाद इसका संक्षिप्त नाम ब्रिक्स किया गया। किस देश ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो जिम्बाब्वे ने दोस्तों। जिम्बाब्वे ने 23 अक्टूबर को गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बना दिया। यह T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। यह T20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने 33 बॉल पर शतक पूरा किया। उन्होंने 43 गेंदों में 133 रन की पारी खेली। यह मैच T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर रहा और यह नैरोबी में खेला गया। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने इस पारी में 27 छक्के जड़े। सिकंदर राजा सबसे ज्यादा 15 छक्के जड़े हैं। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 176वें स्थान पर। हाल ही में जारी पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर था। छोटे यूरोपीय देश लग्जमबर्ग को शीर्ष स्थान दिया गया था, जबकि प्रशांत द्वीप देश किरिबाती को वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में सबसे नीचे स्थान दिया गया। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक द गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव, इजराइल और गैर लाभकारी वेबसाइट beofdom.com द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक के प्रमुख स्तंभ हैं भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और शासन और भविष्य का रुझान। छठा एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 के खिताब किस टीम ने जीता है? तो अफगानिस्तान ए ने। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई ए टीम को 7 विकेट से हराकर छठा एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया 2024 का खिताब जीत लिया है। छठा एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का फाइनल 27 अक्टूबर 2024 को अल अलमेरात ओमान में खेला गया था। अफगानिस्तान के अल्लाह मोहम्मद गजनफर 14 रन देकर 2 विकेट लेने के लिए मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। प्रतियोगिता में 368 रन बनाने वाले अफगानिस्तान के सदुकुल्लाह अटल को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो दोस्तों, यह रहा 25 से 28 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।